तो स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। हम आज आप लोगों के लिए लेके आए ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसमें हमने 32 नंबर तक प्रश्न बताया है। आज हम शुरू करेंगे 33 नंबर से लेके आगे तक। और आपको हमने पिछला वीडियो में ही बताया है कि ऑप्टिक्स को हम 4 पार्ट में समाप्त करेंगे। बहुत जल्द हम केमिस्ट्री का भी वीडियो लेके आ रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर ना लगे तो बिल्कुल छोड़ देंगे। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कुछ सुझाव देने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ऑप्टिक्स के सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सर, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? अल्पतम दूरी मतलब आप सबों ने जाना है कि सर सबसे न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी जो होती है मानव नेत्र के लिए वो होती है 25 सेंटीमीटर। अर्थात हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और अगर कहोगे सर कि दूरतम बिंदु क्या होगी, हम कितने दूर की वस्तु को देख पाएंगे, तो आप देखे होंगे एक स्वस्थ आँख वाले व्यक्ति तारा को भी देख पाता है और हमसे तारा के बीच की दूरी क्या है? अनंत। तो आप कहोगे सर दूरतम बिंदु क्या है? तो अनंत। आपका प्रश्न है अल्पतम बिंदु क्या है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और डी है अनंत। आप मार के आओगे 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर ये 34 होना चाहिए लेकिन मिसप्रिंट है। 33 नंबर पर नहीं जाएंगे, प्रश्न पर जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य श्रांत नेत्र से, श्रांत मतलब वैसा आंख जिस पर कोई भी चश्मा उस्मा नहीं लगा हुआ, यानी कि हमारा आंख स्वस्थ हो, उस स्थिति में हम कितनी दूर की वस्तु को देख पाएंगे? तो स्पष्ट रूप से यहां पर है 250, 25, 50 और डी अनंत है। कितनी दूर की वस्तु को देख पाएंगे? अभी हमने पिछली प्रश्न में बताया था कि हम अनंत तक के वस्तुओं को देख पाएंगे। आप मार के आना, आपको सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं। नेत्र की वह विशेषता, नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके। वस्तु नजदीक भी हो सकता है और वास्तविक वस्तु दूर भी हो सकता है। ये जो वस्तु नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु हमारे रेटिना पर बनता है, ये हमारा लेंस के फोकस को बढ़ाने या घटाने पर बनता है। और ये फोकस बढ़ाने और घटाने का काम करता है सिलियरी मांसपेशियां। और यही सिलियरी मांसपेशियों की क्षमता अर्थात फोकस को बढ़ाने या घटाने की क्षमता, तो नेत्र लेंस द्वारा फोकस को कम और अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं सर समंजन क्षमता। और आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में ही है आपका नेत्र की क्या? समंजन क्षमता। आप वहां पर एग्जाम में एकदम छेदा में गोल करके आइएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है सर, सामान्य आंख निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती। हमारा जो आंख है कितने निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती? देखिए 25 सेंटीमीटर से अधिक देख सकते हैं सर, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकते हैं। यही है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। आपको अगला ऑप्शन देखना भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 36। सामान्य आंख वस्तु को देखते समय सबसे कम तनाव में रहती है। सर सबसे कम तनाव में कब रहती है? आप किसी वस्तु को देखोगे, अगर जब नजदीक करोगे तो आपको जो है फोकस दूरी को, ये फोकस दूरी को आपको क्या करना होगा? घटाना होगा, जिसके चलते क्या होगा? आपकी सिलियरी पेशियों में तनाव आएगा। लेकिन आप दूर कोई वस्तु खड़ा है, आप आराम से उसको देख सकते हो, कंफर्ट लेवल में आप उसको देख सकते हो। तो प्रश्न यहां पर यही है कि सर आप सामान्य स्थिति में कितनी दूर की वस्तु को देख पाओगे? तो हम कहेंगे सर अनंत। रात में अगर आप छत पर सोए हैं, तारे को भी आराम से देख सकते हैं, आपको आंख बड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा सर? अनंत। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 37 में हम देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति प्रयोग करते हैं। अब दृष्टि दोष, हमने आपको दृष्टि दोष पढ़ाया था कि सर दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष, आपने दूसरा पढ़ा था दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, आपने तीसरा पढ़ा था जरा दृष्टि दोष और आपने चौथा पढ़ा था अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। अब कहोगे सर निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस बोले थे? हम बोले थे सर अवतल लेंस। इसके लिए दूर के लिए हम बोले थे सर दूर के लिए हम बोले थे सर उत्तल लेंस। जरा के लिए तो जरा में क्या होगा, ना तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे ना ही दूर, इसके लिए हमको दोनों लेंस चाहिए। इसको हम कहते थे बाइफोकल लेंस या इसी का नाम था द्विफोक्सी लेंस। और लास्ट था अविलंब, इसमें क्या होता था सर, ना तो हम क्षैतिज को साफ साफ देख सकते थे या वस्तु के ऊर्ध्वाधर को देख सकते थे, इसके लिए हम लगाते थे क्या, बेलनाकार लेंस। अब आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अपने आंख के चश्मा में कौन सा लेंस लगाएगा? मारोगे बी अवतल लेंस, आपका काम हो जाएगा सफल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा आएगा 38 को देखिए, दूर दृष्टि, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति प्रयोग करते हैं, अभी हमने बताया है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, सवाल नंबर हमारा है 39, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य वाले व्यक्ति, तो अभी हमने बताया है सर वो लगाते हैं बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देख रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 40 है, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति प्रयोग करते हैं। स्पष्ट रूप से हमने बताया कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो दूर की वस्तु साफ साफ देख पाते हैं और ना ही नजदीक की अगर नहीं देख पाते हैं तो आपको लगाना होगा उत्तल, दूर की नहीं देख पा रहे हैं तो अवतल। आप दोनों के लिए मिला दीजिएगा तो 2 फोकस वाले लेंस हुए, इनको कहेंगे हम क्या, बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका होगा सर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। अब यहां से प्रश्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाया, मानव नेत्र लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है? क्योंकि मानव नेत्र में आप सभी जानते हैं, मानव नेत्र में जो लेंस होता है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस है तो कोई न कोई पदार्थ का बना है, और यदि पदार्थ का बना है तो इसका कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा। तो प्रश्न वही कहता है कि आपके नेत्र में जो नेत्र लेंस है अर्थात उत्तल लेंस है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन 1.33, बी 1.44, सी 1.3 और डी है 2.43। ये होता है पानी का, ये हीरा का होता है, और ये 1.44 जो होता है आपके नेत्र लेंस का होता है। आप एकदम से कंफ्यूज नहीं होना, मार के आ जाना, 1.44 कह देना। एमटीसी के चैनल पर हमने इसको पढ़ा था। आगे पढ़िए, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो आप कहोगे सर मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? तो हम कहेंगे सर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना और दृष्टि पटल पर। अब कहोगे सर मानव नेत्र में रेटिना या दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम कहेंगे सर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये बातें हम पढ़े हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सर कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? आप मारोगे रेटिना या दृष्टि पटल पर। प्रश्न पूछ देगा लल्ला कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप कहोगे वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है आपका 43, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता। फिर देखिए अभी हमने कहा यहां ऑप्शन को चेंज कर दिया, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। हमने बताया वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, इसमें से वास्तविक तथा उल्टा दिया हुआ है। आप आराम से ऑप्शन नंबर ए मार कर ही आना। अगला प्रश्न 44 नंबर का प्रश्न है सर, नेत्र में दृष्टि निर्बंध होती है। अब ये दृष्टि निर्बंध क्या होती है कि जब एक बार हम किसी को देखते हैं, जैसे हमने देखा, देखने के बाद हमने अपना मुंह को इधर कर लिया, हमारे दृष्टि पटल पर उसका चित्र कितना समय तक रहेगा, इसी को कहते दृष्टि निर्बंध। तो जैसे हम किसी वस्तु को देखने के बाद इधर करेंगे तो हमारे दृष्टि पटल पर 1 सेकेंड का 16वां भाग समय तक वो तस्वीर बना रहेगा। इसके बाद वहां से तस्वीर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हुआ बी 1/16वां सेकेंड। अगला प्रश्न है
प्रकाश स्नायु रेटिना से मस्तिष्क में जिस बिंदु से जाता है वो कहलाता है। आप सभी पढ़े हैं, जब आप लगभग मानव नेत्र को हमने ऐसा पढ़ाया था, तो यहाँ पर एक बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश जो है सीधे एक नस द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता, और इस बिंदु को हम सभी कहते हैं अंध बिंदु। आप सबों ने मानव नेत्र का सचित्र वर्णन में इसको पढ़ा होगा। तो आपका ऑप्शन है सर, देखिए रेटिना, कोरॉइड, अंध बिंदु, नेत्र तारा। आप मार के आना अंध बिंदु, आप एग्जाम में अंधा नहीं हो जाना, आपका नेत्र अंध बिंदु नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी सब लोगों ने देखा होगा, आपके औजार बॉक्स में भी रहता है। इस प्रकार से डंटा होता है और इसमें लगा होता है बउआ उत्तल लेंस। हम किसी भी वस्तु को, छोटे छोटे वस्तु को अगर बड़ा देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं सामान्य रूप में। और भी कई यंत्र है बहुत बड़ा बड़ा देखने के लिए, लेकिन सामान्य तौर पर इसी का प्रयोग करते हैं। और इसका आवर्धन क्षमता जो होता है m, उसका वैल्यू होता है, आप सभी जानते हैं 1 + d/f। आप ऑप्शन में इसको खोजो, मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, बाद बाकी किसी ऑप्शन को देखना भी नहीं है। सवाल नंबर अगला 47 नंबर का सवाल है बउआ, एफ फोकस दूरी के साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेंस और आंख के बीच की दूरी a है, तो आवर्धन निम्न सूत्र से प्रयुक्त होगा। जब इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे, हो सकता है ये क्वेश्चन का जो लंबाई है इसको देखकर भी इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करना, शांत माइंड से इसको बनाना। कैसे बनाना है आप सभी जानते हैं सर, ये लेंस है और यहाँ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आप सभी जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, ध्यान देंगे। और इसका आवर्धन होता है m = 1 + d/f। अब क्या कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि सर यदि हम लेंस और आंख के बीच की दूरी, लेंस और आंख, जो हमारा आंख है उसकी दूरी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और वो दूरी कितना हो जाएगा a। तो अब बोलो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी कितना हो जाएगा, d - a। अब आप d के जगह क्या रखोगे बउआ, d - a। तो आपका आवर्धन देखो क्या प्राप्त होगा, m = 1 + d - a/f। कुछ भी है सवाल में तो आप मार सकते हो ऑप्शन नंबर डी, 1 + d - a/f। कुछ भी नहीं है। 2 बार आप वीडियो देखेंगे, एक सप्ताह में सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद रहेगा एग्जाम तक। सवाल नंबर 48, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमने बोला सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग करते हैं इसमें छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब क्या बनाना है सर, बड़ा प्रतिबिंब। और क्या बनाना है सर, वो सीधा भी बनेगा, और साथ ही साथ जब आप किसी को देखोगे तो इस प्रकार से वो जैसा वैसा ही दिखेगा, सीधा भी बनेगा, और साथ ही साथ वो क्या बनेगा सर, वास्तविक बनेगा, जैसा है उसी रूप में बनेगा। तो आप कहोगे, आपका ऑप्शन देखिए क्या है सर, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। आप सी को मार के आना, वास्तविक एवं सीधा। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 49 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इस सवाल को पूछा गया। समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। जब हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त किया था तो वो व्यंजक कैसा निकला था आप देखे होंगे, इस तरह का निकला था, -v0/u0 × 1 + d/f। मार देना। अब यहां पर ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब क्या बना है सर, उल्टा बना है। चलिए अगला प्रश्न, मिस्टेक नहीं करना। सवाल है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ऋणात्मक होना क्या बतलाता है? तो हमने अभी बताया कि ऋणात्मक होना बतलाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब उल्टा बना है। आप भी रंग करके क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके आ जाना, छोड़ना नहीं। अगला प्रश्न, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? ध्यान देंगे, ये जो सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को एक तरफ होता है छोटा लेंस, एक तरफ होता है बड़ा लेंस। ये छोटा लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक।
आप सभी लोग पढ़े होंगे। और बड़ा वाला को हम कहते हैं नेत्रिका। ये किसमें होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। अब जब इनका द्वारक को देखोगे और इनका द्वारक को देखोगे तो अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होगा। अगर द्वारक छोटा होगा तो इसका फोकस दूरी भी छोटा होगा। इसका द्वारक बड़ा है तो इसका फोकस दूरी भी बड़ा होता है। लेकिन याद रखना, जब हम दूरबीन में चलेंगे तो उल्टा होता है। दूरबीन में क्या होता है? यही वाला भाग अभिदृश्यक हो जाता है और अभिदृश्यक वाला भाग क्या हो जाता है? नेत्रिका। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होगा उसी का उल्टा आपका दूरबीन में आ जाएगा। तो यहां पर कहानी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। स्पष्ट कहता है कि ये जो नली है, इस नली को हम आगे पीछे करते लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? रैक एंड पिनियन के द्वारा। तो कह रहा है यदि लंबाई को आप बढ़ा दो, जैसे लंबाई को बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि जैसे आप किसी दर्पण के सामने नजदीक जाओगे तो आपका जो है प्रतिबिंब वो छोटा बनेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपका जो दर्शन कोण बड़ा होने के कारण उसमें प्रतिबिंब क्या बनने लगता है? बड़ा। तो यहां पर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या होने लगेगा? बड़ा बनने लगेगा। तो आपका बड़ा बनना और छोटा बनना किस पर निर्भर करता है? आवर्धन क्षमता पर। तो स्पष्ट कह रहा है सर, अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिबिंब, अगर ये वस्तु यहाँ रहे तो प्रतिबिंब इतना छोटा सा बनेगा, यही यहाँ रहे तो वस्तु और बड़ा बनेगा, यही और बड़ा हो तो वस्तु और बड़ा बनेगा। तो जितना बड़ा वस्तु बनेगा उतना ज्यादा इसका आवर्धन क्षमता। ये किसके कारण हुआ? लंबाई के बढ़ने पर। तो आंसर क्या होगा? आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बना के आना। बाबू शांत दिमाग से ये सब प्रश्न को सोचना, एकदम से सफल होगे। अगर बंचर की तरह किया, बंदर की तरह किया तो ये सब सवाल तुमको चकमा दे देगा और तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे 1 साल के लिए। अगला साल फिर से YouTube चैनल मेरा खोलोगे, कहोगे सर जी एक बार और देख लेते हैं। एक बार में ही इसको बनाना है बउआ। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है? हमने बताया नेत्रिका बड़ा होता है और अभिदृश्यक छोटा होता है। अभिदृश्यक छोटा, नेत्रिका बड़ा। बड़ा होने के कारण फोकस दूरी ज्यादा होगी, छोटा होने के कारण फोकस दूरी कम होगी। तो प्रश्न देखिए, अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है नेत्रिका से क्या होगी? छोटा होगी, कम होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए, ये कम होगी। देखिए कितना साधारण सवाल है। जब आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो यही सवाल आपको चुभेगा, एवरेस्ट की तरह लगेगा। आप कहोगे बाप रे बाप, एग्जामिनर कहां से प्रश्न पूछा है, लगता है सिलेबस से बाहर है। अब आइए, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, सी आभासी एवं सीधा और डी है आभासी एवं उल्टा। आपका सही आंसर होगा आभासी एवं उल्टा। आप इसको मार के आ जाना। अगला प्रश्न है सर 54। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः एफ तथा छोटकी एफ है। सर अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है उसको बड़की एफ कह रहा है और नेत्रिका की जो फोकस दूरी है उसको छोटकी एफ कह रहा है। तो कहता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होता है सर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बटे होती है नेत्रिका की फोकस दूरी। आप देख लो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर बड़की एफ। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, तो छोटकी एफ। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बड़की एफ बटे छोटकी एफ। मार के चले आना बउआ। अगला प्रश्न नंबर है आपका 55। किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। एक साधारण सा न्यूमेरिकल है, आप इस पे फंस भी सकते हो। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी को हमने अभी देखा पिछला प्रश्न में बड़ी एफ, और नेत्रिका की फोकस दूरी को हमने देखा छोटी एफ। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 20 cm दिया है, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 cm दिया है। आवर्धन क्षमता अभी हमने पढ़ा बड़की एफ बाय छोटकी एफ। तो आप लिखोगे 20/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 10। आप मारना 10, कह देना सर बस। आपका अगला प्रश्न
प्रश्न है, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष क्या होती है। जो कॉर्निया है, हमारा जो कॉर्निया है, ये चारों तरफ से परेशान हो सकता, सिकुड़ जाए या मोटा हो जाए। अगर ये मोटा हो गया तो मान लीजिए ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, ये वाला घट गया। अगर ये पतला हुआ तो ये वाला बढ़ जाएगा और ये वाला क्या होगा, घट जाएगा। याद रहे, आपको पढ़ाया गया था कि अगर ये मोटा हो जाए और ये पतला हो जाए तो वस्तु का क्षैतिज दिखेगा। ये जो वस्तु है, वस्तु का ऊपर नहीं दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा, बीच वाला दिखेगा। यदि अगर आवश्यकता से ज्यादा पतला हो जाए तो ये लेंस ऊपर चले जाएगा ढेर और यहाँ चले जाएगा, तो हमारा साइड वाला पेट नहीं दिखेगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिखेगा, क्षैतिज नहीं दिखेगा। ऐसे दोष को हम कहते थे अबिंदुकता। इसी का दूसरा नाम था दृष्टि वैषम्य। आपका सही ऑप्शन होगा डी, अबिंदुकता। अगला प्रश्न बाबू, प्रश्न नंबर 57 को देख लो। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, उसमें दृष्टि दोष। लॉजिकल प्रश्न है। बच्चा को यह प्रश्न देख के बच्चा का समझ को जानना चाहता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है कोर्स को, कितनी समझदारी के साथ उसने पढ़ा है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक की दूरी को नहीं देख पा रहा। हमारा जो दूरतम बिंदु है वो तो अनंत है, लेकिन हम 2 मीटर से ज्यादा की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। जब हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो आपने परिभाषा पढ़ा निकट दृष्टि दोष में कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यहां भी स्पष्ट कह रहा है कि 2 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो परिभाषा के हिसाब से आपका सही आंसर क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष। परिभाषा भी लिख सकता था, नहीं लिखा, स्पष्ट रूप से ये दिया ताकि बच्चा सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा। इसी को कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, इसी को कहते हैं मॉडिफाइड क्वेश्चन। बना करके देगा और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सरलता से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। सवाल नंबर 58 देखिए सर। एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है। अब लेंस को कैसे घुमाओगे, लेंस घूमने वाला होगा तब ना, तो कौन सा लेंस को घुमा पाओगे, तो जो बेलन जैसा लेंस होगा वही ना घुमाओगे, ऐसे 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 बेलनाकार। अब आपका द्वि उत्तल तो चिपका रहेगा, उसको तो आप कभी घुमा ही नहीं पाओगे। तो जब भी आप घुमाओगे कौन सा लेंस को घुमाओगे, बेलनाकार लेंस को। देखिए आपको यहीं से आंसर मिल गया और पाता है कि समंजन उसका गड़बड़ा गया। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार की दृष्टि दोष है, तो यहीं से पता चला कि लेंस वही घूमेगा जो बेलनाकार होगा और कोई लेंस को आप नहीं घुमा पाओगे। और बेलनाकार लेंस किस दृष्टि दोष में लगता है, तो आप कहोगे सर अबिंदुकता में लगता है। आप अबिंदुकता को खोजोगे, ऑप्शन नंबर डी में एग्जाम में भी मिलेगा, वही मार के आना। अगला प्रश्न सवाल नंबर है आपका 59 में है बउआ 4D क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो उसकी आवर्धन क्या होगी। ध्यान देंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सबसे पहले हम लिखेंगे 1+D/f। इसमें आपको क्षमता दिया हुआ, क्षमता को हम कहते हैं P और P का वैल्यू दिया हुआ है बउआ 4D। अब आप यहां पर बनाओगे कैसे, कहोगे सर ये 1 हुआ, D इसको आप लिख सकते हो 1/f। फिर कहोगे सर ये 1+D हुआ 1/f को, क्योंकि P का सूत्र आपने पढ़ा है 1/f, तो आप यहां लिख सकते हो सर P। फिर देखो बउआ 1+D, D क्या है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, वैल्यू कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। अब आपका 1/f के जगह P का वैल्यू कितना है 4D
डाईऑप्टर। अब देखना सर, देखना बहुत मजा आ जाएगा बिल्कुल सरलता से। अब ये 25 सेंटीमीटर में है और ये डाईऑप्टर जो होता है वो मीटर में होता है। अब इसको जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे बाबू, बदलोगे तो क्या होगा आप सबों को मालूम होगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए आप 100 से क्या करते हो, भागा देते हो। अब इसको आप दंदना के काटेगो, 25 चौके 100, 4 पहुंच जाएगा नदिया के पार और वहां मिलेगा गुंजा और चंदन और एक एक मिलकर हम मिले, तुम मिले और मिल करके एक दूजे के लिए हो गया। कितना के लिए, दूजे के लिए। आपका सही ऑप्शन हुआ बी, दूजे के लिए। अगला प्रश्न सवाल नंबर 60। जब नेत्र लेंस, देखिए सवाल, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है तब व्यक्ति को नेत्र दोष होता है। अब देखिए स्पष्ट रूप से कहा है सर ये आपका लगभग नेत्र का चित्र है। लगभग, हम लगभग ही कह रहे हैं बउआ, पूरा पूरी नहीं समझना कि हमारा नेत्र ऐसा है, अपमान हो जाएगा नेत्र का। अब कह रहा है यहां पर आपका लेंस है और यहां पर आपका है सर रेटिना। समझ लो, समझने में क्या जाता है। अब कहता है जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि दूर से आती वस्तु, दूर से ओहो आजा आजा आजा, और जब आया तो रेटिना से वो पहले गिर गया। देखिए रेटिना के पहले, जहां रेटिना है उससे वो पहले गिर गया। ध्यान देंगे तो हमने बताया था कि ये जो गिरा नेत्र लेंस के कहां गिरा, नजदीक। क्या गिरा, नजदीक। इसी को क्या कहेंगे, निकट। और जब नजदीक गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। यही प्रकाश यदि दूर गिरे तो ये नेत्र लेंस से क्या गिरे, दूर, तो इसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। यहां कह रहा है कि कहां गिर रहा बउआ, तो दूरस्थ से आने वाले वस्तु जो है रेटिना से पहले ही गिर रहा है, मतलब निकट में गिर रहा है। तो कौन सा दोष होगा बउआ, तो दोष होगा निकट दृष्टि दोष। क्लियर है। सवाल नंबर, चलते हैं बउआ एक्सर। देखिए कितना साधारण सवाल है, मॉडिफाइड बना करके देता है, बच्चा चकरा जाता है। अब है सवाल, चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य का व्यास कई सौ गुना अधिक है, फिर भी सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पूरे सूर्य को ढक लेती है। यह क्यों होता है, ध्यान देंगे सर, आखिर ये होता क्यों है। अब ये आप समझ लो बहुत बड़ा है हमारा सूरज और ये हमारा छोटा सा है चंद्रमा और यहां पर हमारा है पृथ्वी। अब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये पूरा का पूरा सूर्य जो है यहां ढका चले आ जाता है। क्यों ढका चले आता है, हम जब इसको देखते तो हमको ये दिखाई ही नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता है, जबकि ये बहुत छोटा है और इससे ये 100 गुना बड़ा। तो क्यों नहीं, हम आपको ऐसे समझा रहे बउआ। अब ये बड़ा वस्तु है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर हम हैं, तो हमारा जो आँख का दर्शन कोण बनेगा। ध्यान देंगे, ये जो दर्शन कोण है जितना चंद्रमा का बनता है उतना ही किसका बनता है, सूरज का। अगर सूरज का और चंद्रमा का दर्शन कोण आप समझे हैं, हमारे आंख द्वारा जो कोण बनता है वही क्या कहलाएगा, दर्शन। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये पूरा का पूरा सूरज को ये चंद्रमा क्या करेगा, ढक लेगा और इसी स्थिति को हम कह देते हैं सूर्य में लग गया ग्रहण। तो आपसे कहता सर ये क्यों होता है, तो हम बोलेंगे सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कोण बराबर होने के कारण। ऐसा ऑप्शन देखिए मिलेगा सर, सी नंबर। चंद्रमा और सूर्य द्वारा बना दर्शन कोण क्या होता है, बराबर, इसीलिए ऐसा होता है। आप आसानी से पेपर में रंग करके आना बउआ, एकदम शांति से ठंडा तेल लगा लेना। अगर माथा गर्म हो जाए तो बिल्कुल ठंडा पानी डाल लेना, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बना के आना। सवाल देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ाने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ाने के साथ अगर आप तरंगदैर्घ्य बढ़ाते हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है,
तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सर अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो हम कहेंगे सर अपवर्तनांक का सूत्र होता है a जोड़ b बटे लेमडा का स्क्वायर। अब कहानी को समझिए, आपका ये अपवर्तनांक है और लेमडा कहाँ है, नीचे, उल्टा है ना। तो अगर तरंग दैर्घ्य को बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। यदि इसको घटाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसी सूत्र से आप बना सकते हो कि बहुआ तरंग दैर्घ्य बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा। मार देना ऑप्शन नंबर बी, कह के आना, पेपर में लिख के आना कि मनीष सर का वीडियो देखे थे। अगला सवाल है, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। हवा, कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। जब आप डायरेक्ट इस सवाल को पढ़ोगे तो आपका माथा जो है ना किचकिचा जाएगा। अब आसानी से इसको बनाओगे। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे सर क्रांतिक कोण, कौन सा कोण होगा, ये हवा हो गया और मान लेते हैं बउआ ये क्या हो गया, कांच, दिस इज कांच। क्रांतिक कोण क्या होगा कि जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा उस स्थिति में जैसे ये किरण गया और यहाँ इधर मुड़ने के बाद इसके साथ कितना बनाया कोण, 90 डिग्री। इस स्थिति में ये जो कोण बनेगा इसी कोण को आप कहते हो क्या, क्रांतिक कोण। अब बात यहाँ पर क्या है सर कि कांच से हवा में जाती क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो ये जो क्रांतिक कोण किसके लिए कम होगा, तो विचलन, जिस भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होगा वो ज्यादा विचलित होगी, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा या ज्यादा होता चले जाएगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। तो आप सबों ने पढ़ा है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से उसका विचलन क्या होगा, कम। अगर वो विचलन कम होगा तो ये ज्यादा नहीं फैलेगा, और ज्यादा नहीं फैलेगा तो क्रांतिक कोण भी क्या होगा, सबसे कम होगा। प्रश्न भी आपका वही है कि किस रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, तो हम बोल देंगे भैया जी लाले लाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 64। व्यंजक आपने प्राप्त किया था न्यूनतम विचलन के लिए। अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होता है, यह व्यंजक आपने प्राप्त किया है। व्यंजक आपने प्राप्त किया था डेल एम बराबर, थोड़ा अजब टाइप का एम हो गया, n माइनस ए बाई क्या, ए। ऑप्शन नंबर ठोक दोगे ए को, कुछ भी नहीं है बउआ। सवाल नंबर अगला 65। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल की ओर जब आप जाते हो, कहां से, बैगनी से लाल, तो आपको यह पता चलना चाहिए कि जो बैगनी है इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। कम होगा तो विचलन क्या होगा, ज्यादा। और जब विचलन ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा सर, अपवर्तनांक क्या होगा, तो जितना ज्यादा विचलन अपवर्तनांक भी उतना ही। अब जैसे ही आप लाल रंग की तरफ जाओगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होता जाएगा, बढ़ेगा, और विचलन भी तब क्या होगा, विचलन आपका क्या होता जाएगा, घटेगा। तो विचलन जब घटेगा तो उस स्थिति में अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, घटेगा। ध्यान देने वाली बात है, यहां का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो विचलन ज्यादा, विचलन ज्यादा तो अपवर्तनांक ज्यादा, तरंग दैर्घ्य कम तो विचलन कम, विचलन कम तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम। तो आपने ऑप्शन में देखा कि बैगनी से लाल जाने पर अपवर्तनांक भी घटेगा और विचलन भी घटेगा। ऑप्शन नंबर आप ए में दिख रहा होगा कि सर विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। देखिए कितना इजीली प्रश्न है, कंसेप्ट पर है, इसलिए मैं कहता हूं एक सप्ताह में 2 बार, ज्यादा नहीं 2 बार देखो, एकदम दिमाग में छप जाएगा, छप जाएगा प्रिंटर की तरह। प्रश्न अगला,
किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में संबंध होता। अभी जस्ट हमने प्रश्न में बताया था कि इसका जो सूत्र होता है बउआ a+b/λ का स्क्वायर होता है। आप जब खोजोगे तो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मतलब देखना, और आप जरूर देखना। अगला प्रश्न, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र कौन नहीं पढ़ा होगा? सारे के सारे लोगों ने वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का वैल्यू को निकाला होगा। और क्या निकाला होगा? ओमेगा बराबर NV-NR/n-1, और यही n में y भी हो सकता है। आप ऑप्शन नंबर ए को ठोक करके आना। प्रश्न नंबर अगला बउआ, प्रश्न नंबर है आपका 68 में चलोगे। स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का क्या कार्य है? जो स्पेक्ट्रोमीटर आपको बताया गया था उसमें एक दूरदर्शी लगा होता है, उसका कार्य क्या है? तो हम बोलेंगे सर जो दूरदर्शी है, जिसको आप दूरबीन कहोगे, वो दूर से आती जो किरणें हैं उसको वो समांतर करता है। जब किरण समांतर करेगा इसके बाद उसी किरण से वो क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका ऑप्शन दिखेगा डी नंबर की समांतर किरणों को प्राप्त करना और उनसे प्रतिबिंब बनाना, यही दूरदर्शी का क्या है? कार्य है। आप डी नंबर मार के आओगे। सवाल नंबर आपका है सर 69। एक अवतल लेंस, एक कांच का गुटका, एक कांच का प्रिज्म, एक गोलाकार ठोस गेंद एक ही पारदर्शी माध्यम का बना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा। ध्यान देंगे क्या कह रहा है सर? एक अवतल लेंस, एक कांच का कोई गुटका और एक प्रिज्म, तीनों का तीनों एक ही वस्तु से बना है, एक ही वस्तु एक ही ठोस से बना है। तो निश्चित तौर पर यदि एक ठोस से बना है तो तीनों का अपवर्तनांक क्या होगा? एक होगा कि नहीं होगा? अगर अपवर्तनांक एक होगा तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी? तो आप सबों ने वर्ण विक्षेपण क्षमता को पढ़ा NV-NR/n-1। तो सारा का सारा डिपेंड, वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तनांक पर। और अपवर्तनांक तीनों का समान है तो तीनों का वर्ण विक्षेपण क्षमता भी क्या होगी? समान होगी। आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्या है? ए, कांच के गुटके तथा प्रिज्म का बराबर होगा। लेंस तथा ठोस के गेंद में बराबर होंगे, केवल प्रिज्म में बराबर होंगे? नहीं सर, चारों में क्या होगा? बराबर। आप मार के आओगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है आपका 70। प्रश्न है निम्नलिखित में किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? आप अगर 7 रंगों में चलोगे तो 7 रंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का है और सबसे ज्यादा लाल का। लेकिन प्रश्न आप देखो उसमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, ना तो लाल है, ना बैगनी है, या अन्य रंग है। क्या है सर? अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, गामा किरण और एक्स किरण। तो आपको याद रखना होगा कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बउआ? गामा किरण का। अगला प्रश्न है सर 71। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। देखिए सर, आसमान का रंग हमें लगभग नीला दिखता है, और ये नीला क्यों दिखता है? कि वायुमंडल में जो कण है वो छोटे या कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकिरणित कर देती है। क्या कर देती है? प्रकिरणित, प्रकिरणन की घटना होती है। इसी घटना के कारण आकाश नीला दिखता है। अब ये वायुमंडल ही हट जाए तो प्रकिरणन नहीं होगा, और प्रकिरणन नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा? आकाश का रंग दिखेगा बउआ काला, और आपका ऑप्शन नंबर होगा काला। यही प्रश्न तुम कर डाला। चलो बउआ अगला प्रश्न, यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता हो तो इसमें से कौन सा संबंध सही है? संबंध को देखना। तो आपको हमने बताया था प्रकिरणन के बारे में, एक महान भौतिक शास्त्री नाम था रैले।
रैली से आया था, हमारे रैले साहब। इसने कहा था कि प्रकिरणित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम का समानुपाती। तो देखिए तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर आप मारोगे क्या? डी। किसके लिए? रैले के लिए। और रैले के लिए आप लगा निकाल देना एक दिन रैली। सवाल है 73। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। क्यों होता है? आप लगभग सभी लोग जानते हैं क्यों होता है। क्योंकि छोटे छोटे जो तरंग दैर्घ्य हैं, छोटे छोटे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश जो हैं उनको वायुमंडलीय कण प्रकिरणित कर देते हैं और वो बीच रास्ते में ही बेचारा खो जाते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक रहने के कारण उसे हमारे वायुमंडल के कण प्रकिरणित नहीं कर पाते और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो ऑप्शन को आप देखिए क्या कहता है? वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करता है। अवशोषित करने वाली घटना तो होगी ही नहीं, क्योंकि घटना घटेगी प्रकिरणन। ये जो दिखता है किसके कारण? प्रकिरणन के कारण। तो भैया अवशोषित वाला को पहले तुम काट देना। अब बचा प्रकिरणन। तो प्रकिरणन वाला कितना है? 2। इसी में से आपका आंसर होगा। लघु तरंगों का अधिक प्रकिरणन करता है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों का अधिक प्रकिरणन करता है। तो हमारा वायुमंडल किसका? जिसने आपका है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे छोटे या कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को हमारे वायुमंडल के कण क्या कर देते हैं? प्रकिरणित। तो अवशोषित वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इन दोनों में किसको प्रकिरणित करता है? दीर्घ को या लघु को? तो आप कहोगे सर लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को, और आप ऑप्शन नंबर सी मार के आना। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 74। 74। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किस वर्ण के प्रकाश में होता है? आपको हमने बताया जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विचलन किनका होगा? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम जिसका होगा। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो आप कहोगे भैया जी नाम है उसका बैगनी। आप भी मारना बैगनी, बेसन में डाल के फ्राई करके खा जाना। अगला प्रश्न सवाल नंबर आपका आएगा 75। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग जो होता है वो रंग किसके कारण होता है? आप कहोगे क्या? तरंग दैर्घ्य के कारण? हम कहेंगे नहीं। विचलन के कारण? हम कहेंगे नहीं। अगला वर्ण विक्षेपण के कारण? नहीं। वर्ण विक्षेपण के कारण तो प्रकाश टूटता है, रंगों में विभक्त होता है। तरंग दैर्घ्य के कारण तो दौड़ता है सर। विचलन के कारण तो छिड़ियाता है, फैलता है। और आवृत्ति के कारण ही किसी में चमक ज्यादा होता है तो वो ज्यादा शार्प, कम होता है तो थोड़ा बहुत रहा बीच में तो मिला जुला के। जैसे बल्ब को आप जलते हुए देखे होंगे कि ज्यादा अगर वो चमकेगा तो बल्ब का जो रोशनी कलर जो वो चेंज हो जाता है। अगर सीरीज लाइन हो गया तो वही बल्ब का कलर देखना दूसरा हो जाएगा। मिडिल में रहेगा तो उसमें देखना 3 तरह का कलर आपको बल्ब में दिखेगा। और वो किसके कारण हो रहा है? तीव्रता के कारण। और आप ऑप्शन नंबर मारना क्या सर? सी, तीव्रता। सॉरी, आप ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सर आवृत्ति। सवाल नंबर 76। किसी वस्तु का रंग निर्धारित होता है। किसी वस्तु का रंग निर्धारित होता। अभी प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो किसके द्वारा? आवृत्ति। और वस्तु का भी जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है सर? तो प्रकाश पर। तो ऑप्शन नंबर वही होगा सी, आवृत्ति। कंफ्यूजियाना नहीं बहुआ। जैसे कंफ्यूजियाओगे ना तो तुमको भी पेपर कंफ्यूजिया देगा और तुम्हारा रिजल्ट भी कंफ्यूजन वाला होगा। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को हमारे वायुमंडल के कण प्रकिरणित कर देते हैं। जो घटना घटती है उस घटना को कहते हैं प्रकिरणन। बहुत इजी प्रश्न है, आप एकदम से इसको बना के आना। आज के पाठ का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर है आपका तरंग दैर्घ्य
बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था n बराबर सर a प्लस बी बाय लेमडा का स्क्वायर। अगर तरंग दैर्घ्य को तुम बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर? घटेगा, घट जाएगा, और ऑप्शन मारोगे बी, घटता है। ये है ऑप्टिक्स का पार्ट 2। बहुत जल्द हम ऑप्टिक्स का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।